Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Wahid, your biology teacher, and we have started chapter number 22. And today we want to discuss another very important interaction of the gene, and that very interaction is called as the polygenic effect. क्या होता है और अब तक हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. Yes, my dear students, चैप्टर नंबर 22 लेक्चर पढ़ रहे हैं 13 और टॉपिक अंडर डिस्कशन इज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट. यानी कि एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसी खूबी, एक ऐसा करेक्टर जो हर एक मौके पे अपनी फीचर को, अपनी फिनोटाइप को बदल लेता है, या हमारे पास उस एक पर्टिकुलर ट्रेट की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं, तो हम उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए. आप लोग अगर अपने कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास शायद 4 फुट से लेके 7 फुट या उससे भी ज़्यादा लंबी हाइट के डिफरेंट स्टूडेंट्स पाए जाएंगे. कोई छोटा होगा और कोई बहुत लंबा होगा. आर यू गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 4 फुट वाला बंदा भी हो सकता है, 4 फुट 1 इंच वाला भी हो सकता है, 4 फुट 1.25 इंच वाला भी हो सकता है, 4 फुट 1.5 इंच वाला भी हो सकता है और 4 फुट 2 इंच वाला भी हो सकता है. तो हाइट का जो करेक्टर है वो पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स के अंदर मुसलसल बदलता रहता है, और एक ऐसा करेक्टर जो अपने रंग को मुसलसल बदलता रहे उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्किन कलर. अगर आप स्किन कलर की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ नजर आता है कि हमारे पास काला शाह काला से लेके चिट्टा दूध वर्गा, है ना जी, हमें सारे कलर्स अपनी पॉपुलेशन में नजर आते हैं. जब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो ज़ाहिर है मैं पूरे इंसानों की बात कर रहा हूँ. यानी कि हम निग्रो से लेकर एक हमारा रेसलर है जिसे हम लोग शेमस के नाम से जानते हैं, आप उसको देखें तो ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइट. तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्किन शेड्स मिलते हैं. तो ये होगी मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल. पहली एग्जांपल क्या थी? हाइट. दूसरी एग्जांपल क्या थी? हमारे पास स्किन कलर. फिर अगर आप देखें तो क्या आप लोगों का जो आई कलर है वो सब लोगों का सेम है? तो आप देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन में, लुक एट दिस पर्टिकुलर यू कैन से पिक्चर, आपको वेरियस क्या नजर आ रहे हैं? आई शेड्स. एक तो ये आज हमारा दौर आ गया है ना कि जब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज नजर आते हैं, हम लोगों को मुख्तलिफ शेड्स के लेंसेज नजर आते हैं. लेकिन थोड़ा अर्सा पहले तक हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, तो आप लोगों की एक्चुअल आंखों का रंग देख सकते थे. तो एक्चुअली भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आयरिस एग्जिस्ट करते थे और अब भी करते हैं, राइट. तो आयरिस का जो कलर है वो भी एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है. अगर आपको ये कहा जाए कि शायद डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी के ऊपर आप लोगों का जो प्यूपिल साइज है वो भी डिफरेंशियली रिस्पॉन्ड करता है, तो इवन प्यूपल का जो साइज है वो भी एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, राइट. अगर हम बात करें आप लोगों की क्लास में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स की, तो एक और यू कैन से फैक्टर को, पैरामीटर को आप जरा गौर से देखें तो दैट इज द इंटेलिजेंस. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द IQ, जैसे हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं. डेफिनेटली वो भी सब स्टूडेंट्स के बराबर नहीं होता. कोई किसी को बात समझाने के लिए 3 दफ़ा समझाना पड़ता है, किसी को 4 दफ़ा, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो एक दफ़ा बात को सुन के समझ लेते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो किसी चीज़ को पहले से परसीव कर लेते हैं और शायद वो टीचर की आंख के इशारे को भी समझ लेते हैं कि आइंदा कौन सी बात होने वाली है. तो IQ का जो लेवल है वो वेरी करता है इनटू द क्लास. तो ये सारे के सारे करेक्टर्स, राइट. आप हेयर की बात कर लें, इवन जो आप लोगों के हेयर की शेप है, हेयर का टेक्सचर है, हेयर का कलर है, हेयर की लेंथ है, और हेयर के एंड पे बाइफरकेट होने की बात है, तो ये सारे के सारे क्या है? कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है. यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम अगर एक ऐसे ट्रेट को जेनेटिक बेसिस पे एक्सप्लेन करना चाहें, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, तो उसके लिए हमें कौन सी जेनेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा? यही हमारा आज का टॉपिक है और इस तरफ हम अपना रुख करते हैं. यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत दफ़ा आपको बताया है मैंने कि फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस, बहुत पढ़ाया आप लोगों को कि फिनोटाइप इज consisting of two things. Number one is your genotype.
यानी कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, जिस तरह का आप लोगों का जेनेटिक मेकअप होगा वैसा ही आप लोगों का फिनोटाइप होगा। मीन टू से कि जैसी आपकी जीन्स होंगी वैसे ही आपकी अपीयरेंस भी होगी। बट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एलोन जीन्स कुछ नहीं कर सकती। इन पर्टिकुलर जीन्स को हमें स्विच ऑन करना पड़ता है या स्विच ऑफ करना पड़ता है। सो देयर आर मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन स्विच ऑन द जीन और स्विच ऑफ द जीन, राइट। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। तो जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट ये दो चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिनोटाइप को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जाम्पल मैं पहले कोट कर चुका हूं, दोबारा से कोट कर रहा हूं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके दोनों पेरेंट्स सांवले हैं या थोड़े से ज्यादा डार्क हैं, तो इनके बच्चे के अंदर डेफिनेटली मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन्स प्रेजेंट हैं, राइट। यू नो बहुत बड़ा डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ मेलानिन क्या होता है। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज गॉट द मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन्स, लेकिन क्या हुआ कि हमने इस बच्चे को सोलर रेडिएशन से या जो नॉर्मल हमारी लाइट है हमने उसको एक्सपोज नहीं किया और इससे अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंडीशन एनवायरनमेंट में साए में गुजारी है, तो इसका रंग डेफिनेटली उतना कलर नहीं होगा जितना कि इसके पेरेंट्स का था जो कि सोलर रेडिएशन से एक्सपोज होते रहे। इसका मतलब यह है कि मेलानिन की प्रोडक्शन को ट्रिगर करने के लिए हमें क्या चाहिए है, हमें क्या चाहिए है, सोलर रेडिएशन, राइट। अगर सोलर रेडिएशन नहीं होगी तो मेलानिन ट्रिगर नहीं होगा। यह कॉमन ऑब्जर्वेशन है। वो आपने देखा होगा कि वो लोग जो ऑफिस जॉब करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, नॉर्मली दे टेंड टू हैव द लाइटर कलर्स, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म, वो वाला शख्स जो बाहर यू कैन से फील्ड की जॉब करता है, आप देखेंगे तो आपको उसका रंग ज्यादा टैन नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप उसी पर्सन के उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को देखें जो कवर्ड है और उस बॉडी पार्ट को देखें जो एक्सपोज है, तो एक्सपोज बॉडी पार्ट ज्यादा डार्क होता है और कवर्ड बॉडी पार्ट लाइटर शेड में होता है। यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली। तो इस तरीके से हम बात को कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप किस पे डिपेंड कर रही है, नॉट ओनली उसके जीन पे बल्कि उसके एनवायरनमेंट पे। अब देखेंगे कि हमने अब तक के इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस किस किस्म का जीन इंटरेक्शन स्टडी किया है। तो पहली थी सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने ये बोला था कि वन जीन इज गोइंग टू कंट्रोल वन ट्रेट और वन कैरेक्टर, वन ट्रेट और वन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस कंट्रोल कर रहा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट्स इट। यानी कि अगर दो अलील मेरे पास हों तो वो उस पर्टिकुलर पी प्लांट की हाइट को इफेक्टिवली सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकते थे। आपने देखा सीड की शेप को, तो सीड की शेप कंट्रोल कौन कंट्रोल कर रहा था, एक सिंपल जीन आर। इफ कैपिटल आर इज देयर इट इज राउंड, इफ इट इज स्मॉल इट इज रिंकल्ड। तो इस वाले केस में पहली सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स में वन जीन वाज गोइंग टू कंट्रोल ओनली वन ट्रेट। लेकिन जो हमारी रिसर्च आगे बढ़ी तो हमें ये पता चला कि जरूरी नहीं है कि कोई एक जीन सिर्फ और सिर्फ एक अलील की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जीन का इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाए। जैसे आपने देखा था, आपने 4 o'clock की एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों के पास कैपिटल और कैपिटल आर हो तो वो रेड ऑर्गेनिज्म होगा, और अगर स्मॉल आर होगा तो फिर वो व्हाइट ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर से मिला था तो क्या प्रोड्यूस हुआ था, पिंक प्लांट प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे भी अगरचे अलील एक ही थी लेकिन उनका इंटरेक्शन क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला था। तो यहाँ पे अगरचे एक ही अलील है मगर उसका इंटरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमें ये पता चला कि जीन्स सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं होते बल्कि जीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी शो कर सकते हैं। फिर हमारी रिसर्च और आगे बढ़ी तो हमें ब्लड ग्रुप्स पढ़ने का मौका मिला, तो हमें ये पता चला कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन के अंदर मल्टीपल एलील हो। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ब्लड ग्रुप की बात की थी। हम लोगों ने कहा कि ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। फर्दर हमने ये देखा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे एक और जीन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसका नाम क्या था मेरे पास, RH एंटीजन, और उसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव हो सकता है। गॉट माय पॉइंट। तो इसका मतलब ये था कि एक जीन अपनी मल्टीपल अलीलिक फॉर्म में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफरेंट वे में फिनोटिपिकली एग्जीक्यूट करवा सकते थे। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल अलील्स, राइट। फिर हमें ये पता चला कि ऐसा भी हो सकता है
अब आगे बढ़े और आपको याद होगा कि हम लोगों ने दो इंटरेक्शंस और पढ़े, उनमें से एक का नाम क्या था एपिस्टेसिस, एक का नाम क्या था प्लियोट्रॉपी। और आप लोगों ने इन केस ऑफ एपिस्टेसिस क्या देखा था, एपिस्टेसिस में हमने देखा था कि एक जीन क्या कर रही थी, वो दूसरी जीन को अफेक्ट कर रही थी, कहाँ, एट अ रिमोट यू कैन से एरिया। तो इस किस्म की इंटरेक्शन को हम लोगों ने एपिस्टेटिक का नाम दिया था। फिर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने प्लियोट्रॉपी भी बोली थी। प्लियोट्रॉपी में क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर जीन डिफरेंट अदर जीन्स को अफेक्ट कर रही थी। आप लोगों को हमने एग्जाम्पल दी थी कैट की, कि अगर आप लोगों के पास कैट में कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट होगा तो वो वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, वाइट फर वाला होगा। और आपको याद है कि वो वाइट फर वाली जो कैट थी इट वाज डेफ। इसका मतलब यह है कि कोट कलर वाज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेरी सेंसरी एंडिंग्स ऑफ द न्यूरॉन्स इन द इंटरनल ईयर। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये डिफरेंट इंटरेक्शन है, लेकिन इस वाले केस में हमेशा एक ही जीन इन्वॉल्व रही। लुक एट दिस, मैंने क्या लिखा है, वन जीन वन ट्रेट, वन जीन मल्टीपल अलील, one gene going to affect other genes and one gene is going to affect many other you can say characters, right? तो ये जो डिफरेंट किस्म का इंटरेक्शन था ये हम लोगों को नजर आया था, लेकिन अब तक हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस किसके ऊपर था, वन जीन वन जीन वन जीन वन जीन। लेकिन आज हम जिसको बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीजीन और अ मेनी जीन कंटेनिंग कैरेक्टर। इसका मतलब ये होगा कि नाउ मेनी जीन्स आर गोइंग टू अफेक्ट वन कैरेक्टर और वन ट्रेट। आप लोगों के पास अगर बहुत सी जीन्स मिलके एक कैरेक्टर या एक ट्रेट को अफेक्ट कर रही हों तो उस पर्टिकुलर ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक कैरेक्टर बोलेंगे, राइट? सवाल ये है कि चाहे मेरे पास वन जीन वन ट्रेट इंटरेक्शन है या वन जीन मल्टीपल इंटरेक्शन है, या मेरे पास वन जीन इज शोइंग एपिस्टैटिक बिहेवियर और वन जीन इज शोइंग प्लायोट्रॉपिक बिहेवियर, हम उसके करैक्टर को इवेलुएट कैसे करेंगे? तो आंसर ये है कि मैं किसी भी जीन की फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को दो तरीके से इवेलुएट कर सकता हूं, जिनमें से पहला कहलाता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड अदर वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिवली। चलें, राइट? हम किसी भी जीन की एक्सप्रेशन को दो वेज से इवेलुएट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। आइए देखते हैं कि इन दोनों की एक्सप्रेशन में क्या क्या फर्क हो सकता है। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी आप लोगों को लिखा हुआ है कंपैरिजन, बिकॉज कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये एबिलिटी होगी कि आप इनको कंपैरिजन कर सकें तो ही आप लोगों के पास वही बातें निगाह बीना होगी और आप चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो बीइंग यू कैन से योर टीचर्स, इट इज़ आवर और यू कैन से ड्यूटी कि हम आप लोगों के अंदर वो विजन जरूर प्रोड्यूस करें। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास एक एक्सप्रेशन बड़ा क्या है, लार्ज है, एक्सप्रेशन क्या है, लार्ज है और ऑब्वियस बड़ा वाज़ेह है, जैसे आप लोगों को बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि ये वाला प्लांट टॉल है और ये वाला प्लांट ड्वार्फ है, राइट? आप लोगों को बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोगों की जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे हैं, बहुत ही माइल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं या लेस स्ट्राइकिंग हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास एक 5 फुट 6 इंच वाला बंदा खड़ा हो और दूसरे आपके पास 5 फुट 6.5 इंच वाला बंदा खड़ा है और एक आप लोगों के पास 5 फुट मिसाल के तौर पे 4 इंच वाला बंदा खड़ा है, तो आप इनकी हाइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखेंगे, राइट? बहुत आप लोगों को डिफरेंस फील नहीं होगा। आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट तीनों एक ही हाइट के ऑर्गेनिज्म है, हालांकि इनके यहाँ हाइट में डिफरेंस जरूर मौजूद है। हाँ, ये ज़्यादा बात है कि अगर आप लोगों के पास एक 7 फुट वाला बंदा खड़ा हो और एक 6 फुट वाला बंदा खड़ा हो तो फिर आप बहुत वाइड तौर पर इनको डिफरेंस देख सकते हैं। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द डिफरेंस इन अ पॉपुलेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर और वो करेक्टर मुझे बहुत कम फर्क से नजर आ रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे
कि दैट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज क्वांटिटेटिव, इट इज नॉट क्वालिटेटिव। लेकिन अगर डिफरेंस कैसा है, बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है, उसमें उसको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम उसको क्वालिटेटिवली भी इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप देख रहे हो एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला कैरेक्टर हमेशा डिसकंटिन्यूअस वे में अपने आप को शो करवाता है। अब ये समझाते हैं आप लोगों को कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि आप लोगों को पॉपुलेशन के अंदर इनके 2 या 3 बड़े वाज़ेह ग्रुप नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अगर हम दोबारा मेंडेलियन जेनेटिक्स पे वापस लेके जाते हैं, तो आपको बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि ये वाला प्लांट टॉल है और ये वाला प्लांट ड्वार्फ है। अब इसके दरमियान की कोई चीज़ थी ही नहीं, राइट। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसका कोई ग्राफ बनाएं, तो आपको ग्राफ बड़ा सिंपल से वे में नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यू कैन से एक बार है और यहाँ पे एक दूसरी बार है, राइट। 2 बार्स हैं मेरे पास सिर्फ, इट इज एक्सेस समथिंग लाइक इट। अगर आपको इस तरह का बार नजर आता है पॉपुलेशन के अंदर कि आप लोगों को मिसाल के तौर पे एक ये प्लांट है जिसकी हाइट 4 फुट है और एक ये प्लांट इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 7 फुट है, तो ये 2 बड़ी वाज़ेह किस्म की क्या ट्रेट्स नजर आ रहे हैं और इसके दरमियान में यहाँ पे कोई करैक्टर नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये करैक्टर कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट एंड्स एंड देयर इज नो इंटरमीडिएट बिटवीन इट। इसके दरमियान में कोई इंटरमीडिएट मौजूद नहीं है, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये एक डिसकंटिन्यूअस क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग देखें तो दूसरी किस्म की जो एक्सप्रेशन है, इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट और कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई ग्राफ बनाओगे, तो वो ग्राफ आप लोगों को इस तरह का नजर आएगा, समथिंग लाइक इट। यानी कि जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं आप लोगों की हाइट की, तो आप लोगों को यहाँ पे 4 फुट वाला बंदा भी नजर आएगा और यहाँ पे आप लोगों को 7 फुट वाला बंदा भी नजर आएगा। लेकिन आप अपनी पॉपुलेशन में जरा रोमिंग तो करें, आप घूम फिर के देखें कुदरत को, तो आपको नजर आएगा कि एवरेज हाइट वाले बंदे हमेशा ज्यादा होते हैं। बहुत छोटे लोग, बहुत छोटे कद वाले लोग भी बहुत कम होते हैं और बहुत ज्यादा बड़े कद वाले लोग भी कम होते हैं। तो नॉर्मली जो एवरेज हाइट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर ही पॉपुलेशन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन आप लोगों को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ही कम फर्क देखने को मिलेगा। इट इज द मीनिंग ऑफ लेस ऑब्वियस, माइल्ड और स्मॉल डिफरेंसेस अमंग्स द पॉपुलेशन। आखिरी दफा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को पॉपुलेशन में कोई ऐसा ट्रेट नजर आ रहा है कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 या 3 वैरायटीज हैं और उसके इंटरमीडिएट्स मौजूद नहीं हैं, तो वो कहलाएगी डिसकंटिन्यूअस व्हाट ट्रेट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको पॉपुलेशन में नजर आ रहा है कि हर किस्म की यू कैन से शेड, हर किस्म की हाइट, हर किस्म की इंटेलिजेंस के लोग आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। सवाल ये है कि अगर हम इसको जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करें, इसको ग्रुप अप कर दें इनटू 2 बेसिक साइंटिस्ट। सो वन ऑफ देम वाज बेसिकली मेंडल। तो मैंने यहाँ पे जान के डेलिबरेटली एक छोटा सा हेडिंग लगा दिया है आप लोगों को याद रखने के लिए कि बेसिकली जो डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएशन थी, जिसके अंदर नॉर्मली एक जीन या एक जीन के मल्टीपल एलील्स शामिल थे, उसको स्टडी किया सबसे पहले किसने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने। तो आप लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का जो फादर है वो मेंडल को कह सकते हैं, राइट। लेकिन जिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन सोचने के लिए एक पॉइंट दिया, दैट वाज बेसिकली डार्विन। दैट वाज बेसिकली डार्विन। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि discontinuous variations were studied by John Gregor Mendel and quantitative means continuously varying traits were studied by Darwin. Right. अब मेरा ख्याल है
कि हम इंशाल्लाह आप लोगों को 2 चैप्टर के बाद ये टॉपिक पढ़ाएंगे कि व्हाट इज बेसिकली डार्विनिज्म एंड हु वाज बेसिकली डार्विन। तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा एक पर्टिकुलर आइलैंड का नाम, जिसका नाम था गैलापेगस आइलैंड। उस गैलापेगस आइलैंड में जब डार्विन तशरीफ ले गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीक, जो एनिमल्स की बीक होती हैं, उसके अंदर बेतहाशा वैरायटीज नजर आई, बेतहाशा टाइप्स नजर आई। तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस पर्टिकुलर ट्रेड की इनहेरिटेंस कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो उन पर्टिकुलर ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने जाहिर है रिसर्च की तो अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे। वो कंक्लूजन ये था, माय स्टूडेंट्स, बात को जरा आपने गौर से सुनना है, कि ऐसा करैक्टर भी हमारी पॉपुलेशन में पाया जाता है कि जिसके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी पाई जाती है कि अगर मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉकस पे एक नहीं, दो नहीं, 3 क्या कहते हैं अलील्स को शामिल कर लूं, एक पर्टिकुलर जीन के मल्टीपल अलील्स को शामिल कर लूं, तो भी उन पर्टिकुलर जीन्स की एक्सप्रेशन और वैरायटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट। तो फिर क्या करना पड़ा, हमें सहारा देना पड़ा एक और कॉन्सेप्ट का, एंड दैट वेरी कॉन्सेप्ट इज बेसिकली आर यू कैन से डिस्कशंस ऑफ द डे। वो ये है कि एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जब तक मल्टीपल अलील्स नहीं होंगी, जब तक हमारे पास मल्टीपल जीन्स नहीं होंगी, जिसे हम नाम देते हैं पॉलीजीन्स का, तो तब तक हम उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की इतनी ज्यादा वाइड रेंज को या वैरायटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यही बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इन कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मली हमारे पास वन जीन इज सफिशिएंट, वन जीन और इट्स मल्टीपल अलील्स आर सफिशिएंट। लेकिन जो ऑब्जर्व किया डार्विन ने, जो बातें मैंने आपसे की हाइट के बारे में, जो बातें की मैंने स्किन कलर के बारे में, हेयर टेक्सचर के बारे में, आपके आइरिस के शेड्स के बारे में, उसके लिए मैंने क्या बोला है कि ना तो हमारे पास वन जीन काम कर सकती है और ना ही हमारे पास मल्टीपल अलील्स काम कर सकती हैं, और ना ही जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के पास एपिस्टेसिस ये काम कर सकती है, और ना ही प्लेयोट्रोपिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता है। तो फिर उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ा किसके लिए, किसका, पॉलीजीन्स का, कि एक लॉकस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि पॉलीजीन से मुराद मेरे पास क्या है। रिमेंबर, अब एक लॉकस पे बहुत सारे जीन नहीं हैं, बात को जरा गौर से सुनिएगा, एक लॉकस के पे बहुत सारे जीन नहीं हैं, बल्कि आप लोगों के जीनोम में मुख्तलिफ क्रोमोसोम के मुख्तलिफ लोसाई पर डिफरेंट किस्म के जीन्स हैं, राइट। एंड दीज पर्टिकुलर जीन्स they interact with one another in a very special fashion, and then they combine together to show a wide range of phenotypic expression. That particular, you can say, assembly of the gene is basically called as a polygene, and such characters are called as what, polygenic characters. इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, मेरा ख्याल है कि आपके लिए कोई मुश्किल सी बात नहीं है। हमने यहाँ पे मेंडल के इस हिसाब से हमने टॉलनेस का कैरेक्टर लिखा, हम लोगों ने पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात की, हम लोगों ने सीड कलर की बात की। ये सारी की सारी बातें किस कॉलम में लिखी हैं मैंने, डिसकंटिन्यूअस वे में। लेकिन जब मैं बात करूंगा इन एग्जांपल्स की, दोज आर लाइंग इन क्वांटिटेटिव वे, तो आप लोगों को नजर आएगी आप लोगों की हाइट, आपको नजर आएगा स्किन कलर, राइट, आप लोगों को नजर आएगा IQ जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं, या फिर आप लोगों को नजर आएगा कलर ऑफ द आइरिस, कलर ऑफ आइरिस, और या फिर आप लोगों को नजर आएगा हेयर का जो कैरेक्टर है वो भी। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। इस सारी बहस का हासिल क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसको हम करेंगे कंक्लूड नेक्स्ट बोर्ड पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन क्या है कि बेसिकली जो मेरे पास एक कैरेक्टर है, अ सिंगल कैरेक्टर, अगर हम उसकी जेनेटिक्स को कैन नॉट एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल जीन और मल्टीपल अलील्स,
multiple alleles of a single gene, तो फिर this particular character will be controlled by a group of genes, and that very trait that is controlled by poly means many means group of genes is called as polygenic character. तो लिखते हैं a character or trait showing huge variety controlled by group of genes is called as polygenic character. And what are the polygenes? Again, group of genes going to control a continuously varying trait is called as polygene. Right? Examples. मैंने आप लोगों के पॉपुलेशन में से बहुत सी एग्जाम्पल्स दी हैं. मेरी ख्वाहिश ये है कि आप एनिमल के ग्रुप में से और फिर प्लांट के ग्रुप में से कुछ एग्जाम्पल्स अपने तौर पे सोचें. राइट? और सोचने के बाद ट्राई टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ विजन अबाउट इट कि किस तरीके से हम किसी एनिमल पॉपुलेशन में से या प्लांट की पॉपुलेशन में किसी एक कैरेक्टर के पॉलीजीन्स को ढूंढ सकते हैं. इनमें से एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में गिवन है रिगार्डिंग द सीड कलर ऑफ द वीट्स. तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, दैट इज सीड कलर ऑफ वीट. अगर आप मुझे थोड़ी सी उर्दू इस्तेमाल करने दें टेक्निकल ज़बान में, तो इसे हम बोलते हैं देसी गंदम. हम बेसिकली देसी गंदम की बात कर रहे हैं, हम फॉर्मी गंदम की बात नहीं कर रहे. देसी गंदम के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ रंगों के सीड नज़र आते हैं. राइट? हम लुक एट दिस वेरी इमेज, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास डार्क रेड सीड से लेके तकरीबन वाइट सीड नज़र आ रहे हैं. राइट? इसके अलावा आप लोगों को मॉडरेटली रेड and then you can say pink, dark pink और light pink और white, ये डिफरेंट किस्म के शेड्स नजर आ रहे हैं. ये वाला कैरेक्टर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सीड कोट ऑफ द वीट, ये हम कभी भी एक सिंगल जीन से या एक जीन की मल्टीपल एलील से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो इस पर्पस के लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया? निल्सन एंड एहले ने. राइट? इन लोगों ने वीट के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, और आपको पता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें करवाने पड़ते हैं क्रॉसेस. आइए देखते हैं कि ये क्रॉसेस इन लोगों ने किस चीज से और किस तरीके से करवाए. फॉर दिस वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ क्रॉसेस की. तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले P1 का इंतखाब करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर P1 है इट इज बेसिकली अ रेड ऑर्गेनिज्म. हम बात कर रहे हैं डार्क रेड ऑर्गेनिज्म की, और जब मैं डार्क रेड ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्योर ब्रीड है. राइट? यू नो, मेंडल ने भी यही काम किया था कि जब वो अपनी रिसर्च को स्टार्ट करता था तो वो पहले उसका एक प्योर ब्रीड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता था, मींस ऑर्गेनिज्म दैट ऑलवेज गिव राइज द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड. तो एक डार्क रेड ऑर्गेनिज्म को उसने क्रॉस कराया किसके साथ? एक वाइट ऑर्गेनिज्म के साथ. राइट? जाहिर है इसको भी क्या होना चाहिए था? प्योर ब्रीड. राइट? जब उसने इस डार्क रेड को वाइट यू कैन से सीड के साथ क्रॉस करवाया, तो आपको पता है भाई स्टूडेंट रिजल्ट क्या आया? राइट? रिजल्ट था एक
पिंक ऑर्गेनिज्म। इस जो सीड प्रोड्यूस किए वो बेसिकली पिंक सीड्स थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रीवियस जेनेटिक्स से रिलेट करने की कोशिश करें तो शायद हमें यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आ रही है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आ रही है, बिकॉज कि ये वाला शेड इन दो एक्सट्रीम शेड से कहीं दरमियान में लोकेट करता था। फिर उसने क्या किया कि उसने इस पर्टिकुलर F1 को, ये क्या थी मेरे पास स्टूडेंट्स F1, तो उसने इस F1 को F1 से क्रॉस कराया। जब उसने F1 को F1 से क्रॉस कराया तो यू नो व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था मेरे पास बड़ा स्ट्राइकिंग, बड़ा अजीब, कि उसके पास अब सीड के 7 शेड्स प्रोड्यूस हुए, राइट। और इंपॉर्टेंट बात मेरे पास क्या है कि उसके पास टोटल 64 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। इन 64 टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने से ये पता चला कि यहां पे शायद एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने सिंगल जीन को स्टडी किया था, एक सिंगल जीन को स्टडी किया था, तो उससे मेरे पास 3:1 प्रोड्यूस हुई थी या 1:2:1 प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जब मैंने किया था क्या स्टूडेंट्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसके रिजल्ट में मेरे पास प्रोड्यूस हुए थे 16 ऑर्गेनिज्म, राइट। और वो जो 16 ऑर्गेनिज्म थे वो 9/16, 3/16, 3/16 और 1/16 के रेशो से फिनोटिपिकली अपीयर हुए थे। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सिंगल जीन है तो 2 टाइप ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, और अगर मेरे पास डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो मेरे पास 4 किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे इन दी टर्म्स ऑफ फिनोटाइप। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि अब इन कम से कम मेरे पास 3 जीन तो जरूर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मेरे पास 64 टाइप ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो अल्टीमेटली मुझे 7 डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। देखते हैं कि ये 7 शेड्स किस किस तरह के थे। तो आंसर है, लुक एट दिस, नंबर 1 वाज डार्क रेड, नंबर 1 वाज व्हाट, डार्क रेड। और हैरानकुन तौर पे इसका नंबर सिर्फ 1 था, राइट। जब मैंने F1 को F1 से क्रॉस कराया तो मेरे पास डार्क रेड ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1 प्रोड्यूस हुआ। फिर मेरे पास प्रोड्यूस हुआ मॉडरेटली रेड ऑर्गेनिज्म, मॉडरेटली रेड ऑर्गेनिज्म, ये कितने थे स्टूडेंट्स मेरे पास 6। फिर मेरे पास प्रोड्यूस हुए रेड ऑर्गेनिज्म, और जो रेड ऑर्गेनिज्म थे वो कितने थे 15। फिर प्रोड्यूस हुए मेरे पास लाइट रेड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो लाइट रेड थे वो प्रोड्यूस हुए मेरे पास कितने 20। फिर प्रोड्यूस हुए मेरे पास स्टूडेंट्स कौन से, पिंक, राइट। ये कितने थे, ये मेरे पास 15। फिर मेरे पास प्रोड्यूस हुए कौन से, लाइट पिंक, ये कितने थे 6। और जो मेरे पास प्रोड्यूस हुए वाइट, वो कितने थे, जस्ट 1। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो 20 है ये मेरे पास एक मिड पॉइंट है, 15, 6, 1 इधर है और 15, 6, 1 ही इधर है, राइट। रेशो लिखेंगे तो 1:15:15:20:15:6:1। और अगर आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ भी आप लोगों को परफेक्टली ऐसा नजर आएगा जैसा कि आपको नॉर्मल कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में नजर आता है। तो मैक्सिमम आपको नजर आएंगे यहाँ पर 20 सीट्स, देन देयर विल बी द 15, देन देयर विल बी द 6 एंड देन 1। सेम इज द केस हियर। तो ये जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है इन पर्टिकुलर सीड्स के नंबर की, ये हमें यही बताती है कि कम से कम देयर आर 3 जीन्स, देयर आर एट लीस्ट 3 जीन्स। आइए उन जीन्स में लिखते हैं। इट मे बी कैपिटल A स्मॉल a, इट मे बी कैपिटल B स्मॉल b, एंड इट इज कैपिटल C स्मॉल c। एट लीस्ट देयर आर 3 जीन्स, और ये 3 जीन्स को जब हम अलील्स की काउंट करेंगे तो जाहिर है 3 ये मेरे पास क्या है, डोमिनेंट अलील्स हैं, 3 मेरे पास क्या है, डोमिनेंट अलील्स हैं, और 3 मेरे पास कैसी हैं, रिसेसिव अलील्स हैं। ये डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स क्या करेंगी, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी। नॉर्मली जो डोमिनेंट अलील्स होती हैं वो एडिटिव इफेक्ट शो करती हैं, और जो मेरे पास रिसेसिव अलील्स होती हैं वो सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट शो करती हैं।
और उसके रिजल्ट में इन सब के इंटरेक्शन के एंड पे जो सम बनता है, इट इज नॉट प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ जो सम बनता है ये बेसिकली हमारी फिनोटाइप यू कैन से डिस्प्ले होती है। फॉर एग्जाम्पल कि उसने इन 7 पर्टिकुलर ट्रेड्स एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज का सहारा लिया, जाहिर है उसी एडिटिव इफेक्ट का, सम के इफेक्ट का, जिसको उसने कुछ यूं लिखा। लुक एट दिस कि उसने ये बोला कि अगर आप लोगों के पास सारे के सारे 6 डोमिनेंट जीन हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, सारे के सारे 6 डोमिनेंट जीन हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 कैटेगरी प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एज डार्क रेड। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे डार्क रेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप चले जाते हैं किसके ऊपर भाई स्टूडेंट्स, इस एंड पे, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर क्या, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, मीन्स ऑल homozygous recessive, they are making the other extreme end of that very graph। तो यहाँ पे हमें नजर आएंगे कौन से, वाइट सीडेड प्लांट्स, वाइट, राइट। अब अगर आप लोगों को नजर आता है कि यहाँ पर अब 6 नहीं बल्कि 5 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं, अब देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, या फिर क्या हो सकता है कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यानी कि ये जो रिसेसिव जीन है ये वाला, ये इसमें से किसी एक लोकस में आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन जो ही एक रिसेसिव जीन यहां पे ऐड होगा तो अब टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने आ जाएंगे, 5, राइट। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिसेसिवनेस यहां अपीयर हो या यहां अपीयर हो या यहां अपीयर हो, कहीं भी अपीयर हो, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन बाकी बच जाएंगे कितने, 5। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे पास सेकंड कैटेगरी प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडरेटली रेड, मॉडरेटली रेड सीड प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब क्या करो कि अब इनके अंदर आप रिसेसिव जीन ऐड करते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब ये 2 क्या हो जाए, रिसेसिव हो जाए। ये रिसेसिव ऐसा भी हो सकता था कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड देन कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये चेंज कहीं भी आ सकती है। इसमें मैंने लास्ट लोकस को क्या कर दिया था, होमोजाइगस रिसेसिव कर दिया था, लेकिन आप रिसेसिव जीन किसी और 2 लोकस पे भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पे स्मॉल ए कर दें, कैपिटल बी कर दें, और कैपिटल सी कर दें, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिसेसिव यू कैन से अलील्स हैं वो 2 हुए, यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो जब 2 हुए तो हम आ गए किस शेड के ऊपर, रेड शेड पर, राइट, तो सिंपली रेड। अब आप क्या करो, अगले वाले केस में आप और रिड्यूस कर दो, कैपिटल ए, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी, स्मॉल बी, एंड देन स्मॉल सी। नाउ 3 आर डोमिनेंट, 3 आर रिसेसिव। अगर ऐसा होगा तो हम किस पे आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे लाइट रेड पर, एंड देन वी विल गो टू ऑफ कोर्स अदर यू कैन से मेंबर्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डिफरेंट किस्म के शेड्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं उसका ताल्लुक मल्टीपल जीन्स के आपस में इंटरेक्शन के साथ है। हम अपनी बहस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोकते हैं और आप लोगों से इसी पर्टिकुलर लेक्चर के पार्ट 2 में हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल। यहाँ तक बात को समझें, इस पर्टिकुलर विजन को अपने दिमाग में जगह दें और रोम अबाउट पॉपुलेशन में जाएं एंड ट्राई टू हंट आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। अगर अल्लाह ताला ने आपको निगाह बीना अता की है तो आप पौधों को देखें, आप एनिमल्स को देखें, आप इंसानों को देखें और उनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट किस्म के पौधे कैरेक्टर्स को क्या करें, तलाश करें। सखलकुम मा फिल अर्ज़, इस ज़मीन में जो कुछ आता है इंसान तेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसे खुली आंखों के साथ देखो और उससे अपने इल्म और अपने मुशाहदे का हिस्सा बनाओ। अल्लाह ताला आपको ऐसी ही निगाह बीना अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि आप अपने और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें और ज़ाहिर है हमें भी दुआ में याद रखें। आई वॉन्ट टू से यू, अल्लाह हाफिज़।